नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह वीडियो सारा आकाश उपन्यास के दूसरे खंड उत्तरार्ध सुबह प्रश्न पीड़ित 10 दिशाओं की समरी है, जो पिछले वीडियो के आगे का भाग है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पिछली रात के बाद समर के जीवन में सुखद परिवर्तन आता है। उसे अनुभव होता है कि उसकी जिंदगी में पहली बार सूर्योदय हुआ है और सुबह सुबह ही वह दिवाकर के घर पहुंच जाता है। दिवाकर समर का घनिष्ठ मित्र है। वह अपनी हर बात उसी से कहता है। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ने वाले दोस्त हैं। दोनों के बीच में धर्म, दर्शन, अध्यात्म और संस्कृति को लेकर काफी बहस भी होती है। दिवाकर नास्तिक प्रवृत्ति का लड़का है तो समर आस्तिक प्रवृत्ति का। दोनों के बीच काफी लंबी चर्चाएं चलती हैं, जिसके दौरान दिवाकर समर को अपने चचेरे भाई के आगमन के बारे में जानकारी देता है। बातचीत के दौरान ही समर आत्मनिरीक्षण करने लग जाता है। उसे प्रभा और मुन्नी की वस्तु स्थिति का चित्रण हो आता है, जिसे दिवाकर भांप जाता है और उससे वास्तविक स्थिति पूछता है। तो समर दिवाकर को अपने घर की स्थिति बताते हुए उसे अपने लिए नौकरी ढूंढने को कहता है और निकलते वक्त दिवाकर से प्रभा के लिए पोस्ट कार्ड भी मांग लेता है। समर और प्रभा के बोलने की बात वन में आग की भांति सारे घर में फैल जाती है। समर पोस्ट कार्ड लाकर प्रभा को दे देता है। शाम को समर के खाना खाने के बाद अम्मा जी के कहने पर समर बाबूजी को बुलाने के लिए नवल किशोर पंडित जी के घर जाता है, जहां पंडित जी की पत्नी समर को देखते ही कहती है, कौन? समर, अरे बेटा तूने तो आना जाना ही छोड़ दिया। इम्तिहान हो गए? अरे हाँ, हमने सुना है तू अपनी बहू से बोलता नहीं था, अब बोलने लगा है। समर जिधर भी जाता था उसे बस यही बातें सुनने को मिलती थी। सब उसे कुछ न कुछ ज्ञान देते थे। रात को समर और प्रभा के बीच में बातचीत होती है तो बातचीत के दौरान अनेक रहस्य खुलते हैं। पिछली कई घटनाएं जो समर के मन में प्रश्न रूप लिए हुए थी, उनका समाधान उसे मिलता है। समर की प्रभा के प्रति सहानुभूति तो शुरुआत से ही थी। आज उसका सानिध्य पाकर उसका मन अति रोमांचित हो उठा है। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति जो गिले शिकवे थे वह सब दूर हो गए हैं। प्रभा अपने संजोए सपने समर के साथ साझा करती है तो समर भी अपनी महत्वाकांक्षाएं प्रभा के आगे जाहिर करता है और उसकी सलाह मांगता है कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। लेकिन अभी प्रभा स्पष्ट रूप से अपने विचार अभिव्यक्त करने में झिझकती है। समर को प्रभा का फटी हुई साड़ी पहनकर घर का काम करना जचता नहीं है। अगले दिन सुबह जब वह प्रभा को वैसी ही हालत में काम करते हुए देखता है तो उससे रहा नहीं जाता। वह भाभी से साड़ी मांगने के लिए भाभी के पास जाता है। भाभी द्वारा मना कर दिए जाने पर वह अम्मा के पास जाता है तो अम्मा बिगड़ जाती है और बात का बतंगड़ बन जाता है। बाबूजी से कमाने धमाने को लेकर बहुत ताने सुनने को मिलते हैं। उसके पास प्रभा के लिए नई साड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, नहीं तो वह भाभी जी और अम्मा के पास साड़ी मांगने के लिए जाता ही नहीं। यह सोचते हुए समर घर से निकलकर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के ऑफिस पहुंच जाता है, जहां उसे किसी अपरिचित से पता चलता है कि यहां भर्ती चल रही है। लेकिन मात्र 63 पदों पर भर्ती के लिए सैकड़ों की भीड़ देखकर वह समझ जाता है कि इंटर और बीए करने वाले तो जूतियां चटकाते डोल रहे हैं। अच्छी नौकरी पाने के लिए एमए करना बहुत जरूरी है, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति उसे पढ़ने की अनुमति नहीं देती। उस अपरिचित व्यक्ति से समर की काफी लंबी बातचीत चलती है और वह उस व्यक्ति की सोच से बहुत प्रभावित भी होता है। घर लौटते वक्त वह सोचता है कि रात को प्रभा को इस बातचीत के बारे में जरूर बताएगा। बाद दोपहर जब समर घर पहुंचता है तो डाकिया प्रभा के लिए रमा का पत्र लाया था। प्रभा काम कर रही थी तो उसने उस पत्र को कमरे में रखने के लिए कह दिया। प्रभा अपनी स्कूली दोस्त रमा और अपनी माँ को पत्र लिखती थी। पोस्ट कार्ड भी उसने इसीलिए ही मंगवाए थे। कमरे में समर प्रभा के पत्रों को पढ़ता है, जिसमें प्रभा स्कूल के दिनों में देखे गए सपनों का सुंदर और सजीव वर्णन करती है। उसे इन पत्रों में प्रभा की लेखन शैली को देखकर बहुत आश्चर्य होता है। रात में समर को नौकरी और पढ़ाई की दुविधा में देखकर प्रभा उसे प्रोत्साहित करते हुए कहती है कि मेरे मन से पूछो तो मैं चाहती हूँ कि तुम खूब पढ़ो, कम से कम एमए तो कर ही लो। प्रभा का इस तरह हिम्मत बांधना समर को बहुत प्रेरित करता है। अगले दिन समर दिवाकर के घर जाता है तो वह उसी अपरिचित व्यक्ति को वहां देखकर चौंक जाता है, जिससे वह एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस के बाहर मिला था। तब दिवाकर बताता है कि यही उसके चचेरे भाई शिरीष हैं, जिनके बारे में मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले बताया था।
शिरीष अपनी बहन का इलाज करवाने के लिए आगरा आया है, जिसे उसके पति द्वारा छोड़े जाने पर दिमागी दौरे आते हैं। शिरीष प्रगतिशील विचारधारा वाला व्यक्ति है। समर शिरीष से पहली मुलाकात से ही काफी प्रभावित था। वह शिरीष से दोबारा मिलना भी चाहता था, लेकिन नाम तक नहीं पूछ पाया था। लेकिन अब दोनों के पास पूरा समय है। दोनों के बीच देश की वर्तमान दशा, नेताओं की स्वार्थपरता, जनता का अंधविश्वास और हिंदू धर्म के नाम पर चल रही कुरीतियों, कुप्रथाओं और आध्यात्मिक शांति के ढोंग आदि विषयों पर समर और शिरीष के मध्य बड़ी गंभीर चर्चा होती है। समर शिरीष के तर्कों और शब्दों के तर्राटपन तथा स्पष्टवादिता को देखकर काफी प्रभावित होता है। समर को पहली बार एहसास हुआ है कि उसका ज्ञान कितना सीमित, न्यून और अधूरा है। उसने आज दुनियादारी में एक नई विचारधारा के व्यक्ति का सामना किया है, जिसके सोचने और दुनिया के देखने का तरीका बिल्कुल भिन्न है। वह जिन रूढ़ियों और अंधविश्वासों को हिंदू धर्म की उपमा देते हुए आया था, आज शिरीष के विचारों ने उसकी जड़ तक को हिला दिया था। शिरीष का स्वभाव समर के स्वभाव से बिल्कुल उल्टा था। अब वह आधुनिक विचारों वाला है। वह पिता की जायदाद में बहन को बराबर का हिस्सेदार मानता है। समर धर्म को आदर्श रूप में देखता है, जबकि शिरीष व्यवहारिक रूप में। शिरीष बदलती दुनिया के साथ अपने विचारों को बदलना आवश्यक मानता है। शिरीष के साथ बहस करके समर को एक नई दृष्टि मिलती है। शिरीष से बातचीत के बाद समर दिवाकर से नौकरी की व्यवस्था करने के लिए कहता है, ताकि वह पढ़ाई भी कर सके और घर की आर्थिक मदद भी, और वह घर लौट आता है। समर के घर में आए दिन कुछ न कुछ बखेड़ा होता ही रहता है। अम्मा बाबूजी उस पर ताने कसते हैं। घर के इस अशांतिमय वातावरण से समर का मन ऊबने लगता है। इसका मूल कारण है उसकी बेरोजगारी। अक्सर अम्मा बढ़ा चढ़ाकर कहती हैं कि जिंदगी भर ठेक ठेक कर खिलाया, अब दो दो को खिलाएंगे। समर घर में किसी को कुछ भी नहीं कह सकता। उसकी स्थिति ऐसी होती है कि या तो कुछ कहो मत, और कहो तो सब अलग अलग भिन्नाएंगे। दिवाकर समर के लिए अपने पिताजी के दोस्त की प्रेस में नौकरी देखता है, जहां सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे तक 75 रुपये मासिक तनख्वाह पर प्रूफ रीडिंग का काम करना है। समर की खुशी का कोई सीमा नहीं रह जाती। वह खुशी के मारे पागल होता है। दिवाकर नौकरी देने से पहले समर के सामने 3rd ईयर ज्वाइन करने की शर्त भी रखता है। समर मान जाता है। ऑफिस इतना दूर है कि समर का घर शहर के एक कोने में तो नौकरी दूसरे कोने में। सुविधा इतनी सी कि रेलवे स्टेशन घर के पास है तो दूसरा प्रेस के पास। लौटते हुए समर दिवाकर से 20 रुपये उधार मांग लेता है, ताकि वह जाते हुए प्रभा के लिए एक साड़ी ले जा सके। उसे प्रभा को नौकरी की बात बताने की बड़ी उत्सुकता है और वह जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता है, पर दरवाजे पर शिरीष भाई से मुलाकात हो जाती है और दोनों के बीच भारतीय संस्कृति की सर्वश्रेष्ठता पर चर्चा छिन जाती है। समर प्रभा के लिए साड़ी खरीदते हुए घर लौटता है, लेकिन संकोचवश वह साड़ी अम्मा को दे देता है। लेकिन अम्मा साड़ी लेने से खुद ही मना कर देती है और प्रभा को देने के लिए बात करती है। प्रभा समर को नौकरी मिलने की बात जानकर बहुत खुश होती है। समर और अपने उज्जवल भविष्य और सुखद जीवन की कामना करती है। जैसे ही घर वालों को समर की नौकरी लगने की बात पता चलती है, उनका व्यवहार समर और प्रभा के प्रति अधिक उदार और प्रेमपूर्ण हो जाता है। अब घर में अम्मा बाबूजी समर और प्रभा किसी को कुछ नहीं कहते। भाभी का व्यवहार भी प्रभा के प्रति अत्यंत उदार हो गया है। लेकिन समर अपनी इस नौकरी से खुश नहीं है, क्योंकि 75 रुपये मासिक तनख्वाह उसके खर्चों की तुलना में बहुत कम है और उसे यह प्रूफ रीडिंग का काम भी भाता नहीं है। फिर भी वह नियमित रूप से नौकरी पर जाता है और एक दिन उसकी इंटर की परीक्षा का परिणाम भी आ जाता है। वह 2nd डिवीजन से पास होता है, लेकिन उसका छोटा भाई अमर मैट्रिक में फेल हो जाता है। समर दिवाकर की शर्त के अनुसार 3rd ईयर में अपना नाम लिखा लेता है और घर वालों के कोप का भागी बनता है। अब समर का नौकरी के बाद कॉलेज भी जाना प्रभा के ऊपर काम का बोझ बहुत बढ़ जाता है। अब प्रभा को सुबह 3 बजे उठकर समर के लिए खाना बनाना पड़ता है। समर प्रभा को रात को ही खाना बनाकर रख देने के लिए कहता है, परंतु प्रभा मानती नहीं है। समर प्रोफेसर बनना चाहता है। उसके प्रोफेसर बनने पर प्रभा भी अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहती है। वह समर से कहती भी है कि मैं कॉलेज जरूर ज्वाइन करूंगी। वे दोनों ही कल्पना में अनगिनत इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। घर के सामने वाले बगीचे से लेकर फाटक पर लगने वाले नेम प्लेट तक की हर विषय पर बातें करते हैं।
समर को नौकरी मिलने से उसके घर वालों को काफ़ी उम्मीदें हैं। अम्मा बाबूजी को लगता है कि समर के सहारा देने से घर की मुसीबतें कुछ कम हो जाएंगी, लेकिन समर इस महीने ऐसी स्थिति में है ही नहीं कि वह अपने परिवारजनों की मदद कर सके, क्योंकि उसे पहले ही दूसरों को कर्ज देना है। कभी कभी घर की हालत देखकर समर के मन में पढ़ाई छोड़ने की बात आती है, मगर प्रभा उसे समझाती है कि मुसीबत केवल पैसों की नहीं बल्कि अपने ऊंचे सपनों की भी है। प्रभा द्वारा अपना साहस बांधता देखकर समर का मन गदगद हो जाता है। वह किसी स्वर्ग की शाप भ्रष्टा देवी है जो अपना समय गुजारने यहाँ चली आई है। अगर यह मेरी हिम्मत को न ललकारती रहती तो क्या मैं इस सब को पार कर पाता? कभी नहीं। मैं तो जाने कब का टूट चुका होता। एक दिन शाम को चंदन मामा घर आए हुए होते हैं। वह अमर के लिए शादी का रिश्ता लाए हैं। समर की शादी भी चंदन मामा ने ही करवाई थी। बाबूजी अमर की शादी के लिए राजी हैं, किंतु समर इसका विरोध करता है तो बाबूजी उसको डांटते हैं। उन्हें लगता है मेरी आंखों के सामने सबका ब्याह हो जाए तो मैं गंगा नहाऊं, पता नहीं फिर क्या हो। वह पारिवारिक जिम्मेदारियों से निवृत्त होने को अपने जीवन की सार्थकता मानते हैं। समर की तनख्वाह मिलने के दिन आने वाले हैं। प्रभा के द्वारा समर को पता चलता है कि घर में तनख्वाह को लेकर बातें होती रहती हैं। अम्मा बाबूजी को लगता है कि तनख्वाह मिल गई होगी। समर बताता है तनख्वाह को लेकर उसके प्रेस मैनेजर से झगड़ा हो गया है, पता नहीं तनख्वाह मिलेगी भी कि नहीं, जिससे वह अपनी शिक्षा और भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित हो जाता है। उसकी परेशानी देखकर प्रभा उसे मन हल्का करने के लिए कहीं बाहर टहलने जाने को बोलती है। रास्ते में समर को शिरीष और दिवाकर मिलते हैं। उसे चिंतित देखकर शिरीष व दिवाकर उसकी समस्या पूछते हैं। समर दोनों को अपने परिवार की व्यक्तिगत बातें बताता है। समर व उसके संयुक्त परिवार की समस्या जानने पर शिरीष उसे सलाह देते हैं और कहते हैं कि आपकी अपनी या दिवाकर की सबकी स्थिति जानकर एक बात मेरी समझ में आती जा रही है, इस संयुक्त परिवार की परंपरा को तोड़ना ही होगा। अब आपके लिए ही कहूँ कि अगर आप खुद जिंदा रहना चाहते हैं या चाहते हैं कि आपकी पत्नी भी जिंदा रहे तो इसके सिवा आपके पास में कोई और विकल्प नहीं है। जैसे भी हो अलग रहिए। मगर उनकी बात समर के गले नहीं उतरती। शिरीष आज के वातावरण में संयुक्त परिवार के विरोध में है। उनका मानना है कि आज की आर्थिक परिस्थिति में संयुक्त परिवार चल नहीं सकता। अगर चलेगा भी तो ऊपर से देखने में कैसा भी हो, लेकिन अंदर से कई इकाइयां बन जाएंगी। आप सोच नहीं सकते यह जरा सी भावुकता कितने भयंकर परिणामों को जन्म दे रही है। रात दिन हैरान परेशान रहेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, सब होगा, लेकिन रहेंगे साथ ही। इज्जत का सवाल है। अलग चूल्हा ना जलने की खींचतान, इन सब के कारण कितनी आत्महत्याएं रोज होती हैं। कारण आर्थिक ही है। यह आप भी जानते हैं कि नतीजे में हम दो हिस्से में बटे रहते हैं। बाहर अपनी आर्थिक लड़ाई लड़ो, भीतर पारिवारिक उलझनें सुलझाओ। सीधे सरल दिल दिमाग का आदमी इन्हीं झंझटों में पिस जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास ही नहीं कर पाता और ना ही अपनी शक्तियों को सही दिशा में बढ़ाने का अवसर मिल पाता है। शिरीष के विचारों से समर काफी प्रभावित होता है। वह धर्म, दर्शन और संस्कृति आदि की ओर चिकित्सक दृष्टि से देखने लगता है। उसे प्रभा का व्रत उपवास करना पसंद नहीं आता। एक दिन देर रात तक प्रभा से बातें करते समय प्रभा की कमर में सुपारी बंधी देखता है, जो सैयद बाबा की धुनी थी। इससे संतान प्राप्ति होती है, ऐसा लोगों का मानना था, इसलिए अम्मा और भाभी ने जबरदस्ती बांधने को बोला है। समर एक झटके में उस धागे को तोड़कर फेंक देता है। उसे लगता है कि प्रभा उसके सपनों की प्रभा जैसी नहीं निकली। वह भी आम औरतों की तरह मन्नतें मांगने वाली, व्रत रखने वाली निकलती है। वह नौकरी से जब से आया है तब से किसी को कुछ नहीं बोलता। प्रभा जब खामोशी का कारण पूछती है तो वह नौकरी छोड़ने की बात बताता है। तभी अम्मा और भाभी प्रभा को चूड़ियां पहनने के लिए बुलाती हैं। तब समर प्रभा को कहता है कि नहीं प्रभा, हमें किसी से झूठी उम्मीदें नहीं रखनी और किसी से कुछ नहीं लेना। लेकिन फिर भी अम्मा के बार बार बुलाने पर प्रभा को जाना पड़ता है। वह चूड़ियां पहनने से मना करती है, परंतु अम्मा भाभी उसे जबरदस्ती पहनाती हैं। यह देखकर समर गुस्से में प्रभा के पास जाता है और दोनों हाथों की कलाइयां चूड़ियों के ऊपर से पकड़कर दोनों को जोर से आपस में बजाता है, जिससे दोनों के हाथ खून से लथपथ हो जाते हैं और सारी की सारी चूड़ियां टूटकर जमीन पर बिखर जाती हैं। रात में बाबूजी समर कुछ कहेगा यह सोचकर प्रतीक्षा करते हैं, परंतु उसके कुछ भी न बोलने पर उनके संयम की सीमा टूट जाती है और वे गुस्से में भड़क उठते हैं। बातों ही बातों में हकलाते हुए समर पर झपट पड़ते हैं।
बड़े भाई धीरज और अमर के पकड़ने पर भी वे समर को पीटते हैं। समर न अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और न ही रोता है। बाबूजी उसे गुस्से में आकर घर छोड़कर जाने के लिए कहते हैं तो उसकी यह इच्छा और भी बलवत्तर होती है, किंतु बेकारी का शिकार वह जाए तो जाए कहाँ। समर कहीं भी नहीं जा सकता। वह उसी परिवार में रहकर घुटन भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। अगले दिन समर जल्दी उठकर काम करने के लिए निकलता ही है कि दरवाजे पर पोस्टमैन तार दे जाता है। समर तार को फाड़कर देखता है तो उसमें गुलाबी कागज पर टाइप की हुई पत्ती चिपकी थी। मुन्नी एक्सपायर्ड, मुन्नी मर गई। सुबह सुबह इतनी जल्दी तार आने की बात सुनकर बाबूजी, अम्मा और धीरज सब घबराते हैं। उनके पूछने पर समर बड़ी अस्वाभाविकता के साथ हंसते हुए धीरे से कहता है कि मुन्नी मर गई, साफ नहीं लिखा कि उसे मार दिया, और तार उनकी ओर बढ़ाकर नौकरी के लिए निकल जाता है। समर जब रेल में बैठता है तो उसका मन रात के कांड और मुन्नी के मरने की खबर से सुन्न पड़ जाता है। उसके मन में एक ही बात आती है कि मुन्नी मरी नहीं, उसे मार दिया गया है। स्टेशन पर रेल के रुकने पर भी उसे यह ध्यान नहीं रहता कि उतरना है। जब रेल की सीटी बजती है तब उतरता है। उसके उतरते ही दूसरी पटरी पर रेल आ रही थी। जैसे जैसे रेल पास आती है वैसे वैसे उसके मन में रेल के सामने कूदकर आत्महत्या का विचार जोर पकड़ने लगता है। वह अपने जीवन में आई परेशानियों से तंग आकर आत्महत्या करना चाहता है कि तभी उसकी आंखों के सामने प्रभा की विधवा रूप में तस्वीर कौंधती है। वह अपने लिए नहीं, प्रभा के बारे में सोचकर अपने आप को संभालता है। कुछ देर बाद रुकी हुई दोनों रेलें सरकने लगती हैं कि समर को चक्कर आने लगते हैं। वह घबरा कर ऊपर की ओर देखता है तो सारा आकाश डगडग करता हुआ घूमने लगता है। तो दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इसी तरीके की अन्य किताबों की भी बुक समरी आप चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करें। आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं तो इस किताब का बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी साहित्य से संबंधित कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।